हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कवर कर रहे हैं 6th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक। इसी क्रम में ये जो लेक्चर है ये आप लोगों के लिए 4th चैप्टर है। ये 4th चैप्टर में हम देखेंगे यहाँ पर आरंभिक नगर हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार से डेवलप हुई थी, उसमें क्या क्या विशेषताएं रही हैं, उन सभी के बारे में, नगर विकास के बारे में हम सभी चीज़ों को धीरे धीरे इसमें समझेंगे ताकि आपको एक बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए टेक्स्ट बुक के बारे में कि किस प्रकार से इसमें जानकारी दी गई है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी जो होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस के लिए, और ख़ासकर बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी किताब है। उन्हें बहुत ही बेसिक तरीके से इसमें समझाया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो 4th चैप्टर है इसमें क्या है कि जो आरंभिक नगर थे, जब भी आरंभिक नगर की बात आती है तो हमें हमारे मन में यही ख्याल आता है कि आरंभिक नगर कैसे बने होंगे, किस प्रकार से विकास किया हो गया होगा उस चीज़ को लेकर के, कैसे सिंधु सभ्यता, मोहनजोदाड़ो, ये जो जगह है जिनका हम सुनते हैं इसका विकास कैसे हुआ होगा, ये सभी हमारे मन में कौतूहल का विषय बना रहता है। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारी टेक्स्ट बुक है, इस टेक्स्ट बुक में कुछ इस प्रकार से प्रारंभ किया गया है कि दो बच्चे होते हैं, एक का नाम होता है जसपाल और दूसरे का नाम होता है हरप्रीत। ये दोनों अपने घर के आसपास क्रिकेट खेल रहे होते हैं। क्रिकेट खेलते समय उनके घर के पास एक खंडहर होता है। जब खंडहर होता है तो वहाँ पर कुछ लोग उस चीज़ को देखने आते हैं तो वे बोलते हैं यहाँ पर कि ये जो जगह है ये बहुत ही खूबसूरत है, इसकी नक्काशी इतनी खूबसूरत है कि इस जगह को एक हिस्टोरिकल प्लेस घोषित कर देना चाहिए। तो ये सब सुन करके ये जो बच्चे होते हैं ये बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं। वह उत्सुक इसलिए होते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि ये तो खंडहर है, इसकी क्या कीमत है, लेकिन इस पुराने खंडहर को लेकर के ये लोग इतने लगाव क्यों दिखा रहे हैं। तो ये उनके मन में सवाल आता है जिसका जवाब इस चैप्टर में पता चलेगा कि जो खंडहर होते हैं वे क्यों इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं अब हड़प्पा की कहानी की। तो जब हड़प्पा की कहानी की जब हम बात करते हैं तो हड़प्पा जो जगह है ये अक्सर हम जब भी स्टार्ट करते हैं इंसानों के व्यवस्थित रूप से जीवित रहने की और उनके साक्ष्य की, उनके नगरों की, तो सबसे पहले हम सुनते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा जो है यहाँ पर अक्सर पुरानी इमारतों की बातें हमारी किताबों में सुनाई जाती है। तो हड़प्पा जो है लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेल लाइनें बिछाई जा रही थी तब इसके बारे में कुछ साक्ष्य जुटाए गए। तो जब यहाँ पर 150 वर्ष पहले, 2020 से 150 वर्ष पहले जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उस समय जब वहाँ की जगहों को खोदा गया तब अचानक से इंजीनियर्स को हड़प्पा पूरा स्थल मिला, लेकिन उस समय उन्हें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं था। और ये जो जगह था ये उस समय का जो समझेंगे हम कि जो पाकिस्तान था, आज का पाकिस्तान का जो पंजाब वाला हिस्सा है वहाँ पर ये पाया गया। तो लोगों ने, जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने सोचा कि चलो इसके नीचे जो पत्थर निकला हुआ है इस पत्थर का हम अच्छे से उपयोग कर लेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ से जो ईंटें थी उस ईंटों को निकाल लिया। ईंटों को निकाल करके वो वहाँ पर जितने भी भवन थे उन सभी को उजाड़ दिया और उन ईंटों को उन्होंने रेलवे ट्रैक को बिछाने में उपयोग कर लिया। तो इस तरीके से वहाँ पे कई ऐसी इमारतें थी जिसको नष्ट कर दिया गया। फिर क्या हुआ कि उसके बाद लगभग 80 वर्षों के बाद क्या हुआ कि पुरातत्वविदों ने इसको ढूंढ निकाला। तो 1921 में क्या हुआ कि जो दयाराम साहनी और उनके साथ एक और पुरातत्वविद थे जिनका नाम था यहाँ पर माधव स्वरूप वत्स, इन दोनों ने हड़प्पा की जो खंडहर थी उन खंडहरों को ढूंढा और ढूंढने के बाद उसके बारे में बहुत सारे साक्ष्य जुटाए। तो ये जो नगर था ये एक विशेष रूप से बनाया गया नगर था। और जो हड़प्पा नदी, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन से ये रावी नदी के किनारे स्थित है। और ये जो इसकी हम बात करें तो ये पाकिस्तान में, वर्तमान के पाकिस्तान का जो एक ज़िला है जो कि मोंटगोमरी है, उस मोंटगोमरी ज़िले में ये स्थित है पाकिस्तान के। तो यहाँ से जब इसको लेकर के साक्ष्य जुटाए गए तो परिणाम सामने ये आया कि ये जो नगर थे ये आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व ये सारे नगर विकसित किए गए थे। तो 4700 वर्ष पूर्व ये नगर विकसित किए गए थे। तो हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये जो नगर थे कितने ज़्यादा सुव्यवस्थित तरीके से बनाए गए थे। तो जब हम इन नगरों की बात करते हैं तो ये नगर जो है, देखिए, जो पाकिस्तान का जो पंजाब है, पंजाब के बाद सिंध प्रांत है,
ये यहाँ पर ये नगर पाए गए। और इसके साथ साथ अगर हम वर्तमान भारत की बात करें तो गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब प्रांत है, यहाँ पर ये नगर प्राप्त हुए हैं। इन सभी स्थानों पर विशेष प्रकार की मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले काले रंग की चित्रकारी की गई थी, ये यहाँ पर प्राप्त हुए। इसके अलावा यहाँ पर पत्थर के बाट, मनके, इसके बाद मोहरे, फिर तांबे के उपकरण और इसके साथ साथ पत्थर के लंबे लंबे ब्लेड्स भी यहाँ पर पाए गए हैं इन सभी जगहों पर। फिर इसके बाद हमारे मन में एक सवाल आता है कि इन नगरों की विशेषता क्या थी। तो देखिए, जब हम इन नगरों की विशेषता की बात करते हैं तो इन नगरों की बहुत ही विशेषताएं थी, भिन्न भिन्न विशेषताएं थी, जो कि जिनके स्टडी करने के बाद ही आज हम 20वीं सदी के बाद 21वीं सदी में आए और हम इतना ज़्यादा विकास कर रहे हैं। तो इन नगरों में से कई नगर ऐसे थे जो कि 2 हिस्सों में विभाजित थे, कई नगर ऐसे थे जो 3 हिस्सों में भी विभाजित थे। तो जो हड़प्पा सिंधु सिविलाइजेशन है ये विशेष रूप से 2 हिस्सों में विभाजित था। इसका जो पश्चिमी भाग था वो छोटा हुआ करता था और जो इसका पूर्वी हिस्सा था वो बड़ा हुआ करता था। तो जो पश्चिमी हिस्सा था वहाँ पर ये ऊंचाई वाले क्षेत्र हुआ करते थे, मतलब वहाँ पर ऊंचाई पर बना हुआ करता था पश्चिमी हिस्सा, और जो पूर्वी हिस्सा था वो लगभग आप देखेंगे तो ये नीचे हिस्से में रहा करता था। फिर इसको लेकर के पुरातत्वविदों ने एक अनुमान लगाया। अनुमान ये लगाया कि जो ऊंचाई वाला हिस्सा है यहाँ पर नगर या दुर्ग बनाया गया होगा, इसलिए उन्होंने नगर या दुर्ग उस जगह को कहा। और जो निचला हिस्सा था उस हिस्से को इन्होंने निचला नगर कहा। तो यहाँ पर स्पष्ट क्या होता है कि जो पश्चिमी हिस्सा था जहाँ पर ऊंचाई पर था उसको नगर दुर्ग कहा, और जो निचला हिस्सा था जो कि नीचे इस जगह पर था उसे निचला नगर कहा गया। फिर दोनों जो हिस्से थे उनको यहाँ पर 4 दीवारियों तथा पक्की ईंटों से बनाई गई थी। इन सभी ईंटों की से इतनी अच्छी तरीके से पक्की ईंटों के द्वारा बनाया गया था कि हजारों वर्षों के बाद भी ये दीवारें यथावत रूप से खड़ी थी। इसके बाद ही जब देखेंगे आपकी 4700 वर्ष पहले ये बनाया गया था, और लगभग 2020 में अगर हम बात करें तो यहाँ से 150 वर्ष पहले इसके बारे में ढूंढा गया था, मतलब यहाँ पर 1870 के आसपास इन सब चीज़ों को ढूंढा गया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा पक्की ईंटों से बनाई गई थी। फिर दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह की जाती थी कि इनमें जो दीवारें थी बहुत ही खूब मजबूती से बन सके। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो मैप दिखाई दे रहा है, इस मैप में जो आप सामने देखेंगे इसमें आपको पश्चिमी और पूर्वी हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो जो पश्चिमी हिस्सा है वो आज हम पाकिस्तान वाला हिस्सा मानते हैं, और जो पूर्वी हिस्सा है वो भारत का हिस्सा मानते हैं हम यहाँ पर। तो क्या हुआ कि कुछ नगरों के नगर दुर्ग में इस प्रकार से यहाँ पर बनाई गई कि आज के समय भी हम इनकी मिसालें देते हैं। जैसे कि मोहनजोदाड़ो में एक बड़ा सा तालाब बनाया गया था, जिसे जो पुरातत्वविद हैं इन्होंने इसको क्या नाम दिया, इन्होंने इसको एक महान स्नानागार नाम दिया। तो जो महान स्नानागार था जिसे हम ग्रेट बाथ भी कहते हैं, इस तालाब को बनाने के लिए कई प्रकार की ईंटों का भी इस्तेमाल किया गया, प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया, और इसमें पानी का रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के साथ चारकोल की परत भी चढ़ाई गई थी। इसके साथ साथ इसमें पानी भरने के लिए सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी, चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें पानी भरने के लिए कुओं से निकाला जाता था पानी को और इसमें डाला जाता था। फिर उपयोग के बाद इसे खाली भी कर दिया जाता था, और इस प्रकार से बहुत सारी विशेष सुविधाएं यहाँ पर बनाई गई थी। तो शायद हम यह भी कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ विशिष्ट नागरिकों के विशिष्ट प्रावधान, विशिष्ट अवसर के लिए ये स्नानागार बनाए गए थे। फिर यहाँ पर आप जब और भी लोग अब मैप में देखेंगे तो मैप में आपको यहाँ पर धौलावीरा दिखाई दे रहा है, कालीबंगा दिखाई दे रहा है, फिर लोथल दिखाई दे रहा है। तो कालीबंगा, लोथल ये ऐसे नगर थे जहाँ पर अग्निकुंड मिले हैं। फिर यहाँ पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के जो लोग थे वो संभवतः यज्ञ किया करते होंगे। फिर यहाँ पर जो हड़प्पा है और मोहनजोदाड़ो है, लोथल है, इन नगरों से क्या हुआ कि इन नगरों से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। अब भंडार गृह जब मिले हैं तो यहाँ से एक ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जो भंडार गृह हैं ये बताते हैं कि इन लोगों ने यहाँ पर अपने अनाज को सुरक्षित रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया होगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भवन और नाले और सड़क है, भवन और नाले और सड़क, इसका भी अच्छे से विकास किया गया था। तो भवन,
नाले और सड़क की जब हम बात करते हैं तो आज के समय में भी हम इन्हीं तीन चीज़ों को पैरामीटर मान के चलते हैं कि यदि किसी नगर में अच्छे खासे लेवल पर वहाँ पे भवन बने हुए हैं, पानी के निकास की व्यवस्था अच्छी खासी है, सड़क अच्छे बने हुए हैं, तो वह नगर जरूर ही अच्छे तरीके से विकसित हुआ होगा, ये ऐसा मान के चलते हैं। तो सेम इसी प्रकार से आज से 47 वर्ष पूर्व जब हड़प्पा सभ्यता डेवलप हुई थी, तब यहाँ पर ये सारी सुविधाएं उसमें हुआ करती थी, ऐसा शोध में प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर क्या था कि इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल हुआ करते थे। ये सा जानकारी निकाला गया है कि या तो वे एक मंजिल होते थे या फिर दो मंजिल हुआ करते थे। घर के आंगन में घर में एक आंगन हुआ करता था और आंगन के चारों तरफ यहाँ पर घर बना मतलब कमरे बना हुआ करते थे। फिर अधिकांश घरों में एक स्नानागार भी हुआ करता था और उसके बाद उस घर को उस स्नानागार को भरने के लिए कुएं से पानी का इस्तेमाल भी किया जाता था। फिर यहाँ पर यह भी जानकारी मिली है कि यहाँ पर कई नगरों में ढके हुए नाले हुआ करते थे। तो ढके हुए नाले बताते हैं यहाँ पर कि ये लोग समझते थे कि अगर गंदा पानी निकले जाएगा, मच्छर उत्पन्न होंगे तो कई बीमारियाँ हो सकती हैं, हम इससे ये भी अनुमान लगा सकते थे। तो इन्हीं सावधानियों के कारण क्या था कि जो सीधी लाइन में नदियों को बनाया जाता था, नालियों को बनाया जाता था यहाँ पर। फिर हर नाली में हल्की सी ढलान हुआ करती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। फिर अक्सर घरों की जो नालियाँ थी वो सड़कों की तरफ जोड़ दिया जाया करता था, मतलब जो नालियाँ थी वो घरों के किनारे से निकलती थी और उन किनारों के पास इसको जोड़ दिया जाता था। अब इसको जब देखेंगे तो फिर क्या था कि यहाँ पर जो बाद में एक बड़े से नाले के रूप में निर्माण करती थी, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। आप ये देखिए यहाँ पर जैसे कि ये एक सड़क जा रहा है, यहाँ पर घर बने हुए हैं और इस साइड भी घर बना हुआ है। तो यहाँ से घर के किनारे से यहाँ पर नालियाँ बनी हुई करती थी और इसके बाद ये सारे के सारे एक बड़े से नाले में ये अपना पानी छोड़ती थी और फिर ये सारा पानी निकाल करके एक बड़े से हौदे में ले जा करके डाल दिया करता था। इस प्रकार से इनकी एक संरचना बनाई गई थी और इसके बाद जो नाले थे उन नालों को यहाँ पर ढका जाता था और इसमें एक मेन होल भी बनाया जाता था ताकि उसको समय समय पर उचित प्रावधान करते हुए उसको साफ सफाई की जा सके। तो इस प्रकार से हमें ये जानकारी मिलता है कि कितने सुदृढ़ तरीके से ये सभी नाले यहाँ पर बनाए गए होंगे। जब आप अपने में यहाँ पर डायग्राम देख रहे होंगे तो इस डायग्राम में आपको ये सारा चीज़ दिखाई दे रहा होगा कि मोहनजोदाड़ो में एक विशेष प्रकार से सड़क बनाई गई है। फिर सड़क के आसपास किनारे में दोनों साइड में यहाँ पर नाले बनाए गए हैं और फिर एक कुआं भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये सारे जो दृश्य हैं ये बताते हैं कि किस प्रकार से ये लोग अपनी जीवन शैली को एक अच्छे तरीके से बना चुके थे उस समय, आज से 4700 वर्ष पूर्व में। फिर आता है यहाँ पर नगरीय जीवन। तो देखिए जब हम नगरीय जीवन की तरफ उनके बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं तो हमें ये जानकारी मिलता है कि हड़प्पा के नगरों में बड़ा ही हलचल हुआ करता था। वो कैसे हुआ करता था? तो यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे हुए रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक वर्ग हुआ करते थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर, मतलब जो यहाँ पे शासक वर्ग हुआ करता था, ये उस नगर के लोगों को दूर दूर भेज करके बहुमूल्य धातु, बहुमूल्य पत्थर, इसके बाद उपयोगी सामान को मंगवाया करते थे और उस नगर को और भी ज़्यादा सुंदर खूबसूरत बनाने के लिए ये काम किया करते थे। फिर यहाँ पर यह भी अनुमान लगाया जाता है कि शायद जो शासक वर्ग था वहाँ पर वह खूबसूरत मनके, सोने चांदी तथा अन्य जो आभूषण हैं, इन सारे आभूषणों को अपने पास रखते थे और इससे संबंधित जो भी यहाँ पर प्रावधान हैं, फैक्ट हैं, ये सारी जानकारी मिलती है। क्योंकि ये जितने भी यहाँ पर ये जो गहने मिले हैं या जो भी कीमती यहाँ पर धातुएं मिली है, पत्थर मिले हैं, वो सभी एक जगह मिला है इकट्ठे रूप में। फिर इसके साथ साथ इन नगरों में लिपिक भी हुआ करते थे, ऐसे जानकारी मिलती है। तो जो लिपिक था उसका क्या काम था? तो देखिए जो लिपिक था ना, वो यहाँ पर लेखन का काम करता था। शायद वो मोहरे बनाया करता था और लिखने के साथ साथ वो बहुत सारी ऐसी काम किया करता था जो कि राजा के ऐसे काम आ जाते थे लिपिक के रूप में, उस शासक के। फिर यहाँ पर इसके साथ साथ ये भी जानकारी मिलती है कि शायद उस नगर में शिल्पकार भी हुआ करते थे। तो शिल्पकार जो हुआ करते थे उसमें स्त्री पुरुष भी हुआ करते थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि ये जो स्त्री और पुरुष शिल्पकार हुआ करते थे ये उद्यमी स्थल बनाते थे और तरह तरह की चीज़ों को बनाने में कुशल हुआ करते थे।
फिर यहाँ पर ये भी अनुमान लगाया गया है कि शायद लोग यहाँ पर लंबी यात्राएं भी करते थे, वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ साथ में किस्से कहानियाँ भी लाया करते थे ये। फिर मिट्टी से बने यहाँ पर खिलौने भी प्राप्त हुए हैं जिनसे बच्चे खेला करते थे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वे इस प्रकार के मिट्टी के खिलौनों का उपयोग किया करते थे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दो तरीके के आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, एक डायग्राम जो कि लेफ़्ट साइड में है और दूसरा डायग्राम जो कि राइट साइड में है। तो जो लेफ़्ट साइड वाला जो आपके दाहिने साइड में आप जो देख रहे हैं इस डायग्राम को, तो इस पिक्चर में है ना, जो यहाँ पर एक प्रकार की विशेष प्रकार की मोहर का इस्तेमाल किया गया है। तो इस मोहर में एक लिपि का इस्तेमाल किया गया है और ये जो लिपि है ना, ये उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का अभी तक का सबसे प्राचीनतम लिपि मानी जाती है। विद्वानों ने इसे बहुत शोध करके पढ़ने की कोशिश करी है, लेकिन ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। तो आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व जो सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता एक डेवलप हुई थी, उनकी जो लिपि थी, उनकी जो भाषा थी, उसको अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है 4700 वर्षों के बाद भी। तो ये उनकी विशेषता है, आप इन लिपि को देख सकते हैं। और यहाँ पर एक प्रकार से गेंडा मतलब एक जानवर दिखाया गया है, कुछ ये बैल जैसा दिखाई दे रहा है, फिर इसकी एक सींग है। फिर इसके साथ साथ जो आप दूसरा डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर ये पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। तो चूंकि ये पक्की मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए हैं यहाँ से, तो अनुमान ये लगाया जा सकता है कि ये जो मिट्टी के खिलौने हैं, लोग इन सभी जानवरों से परिचित थे और वे अपने इंटरटेनमेंट के लिए इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे, अपने संसाधनों के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए। फिर यहाँ पर अब जब आते हैं आप, तो यहाँ देखिए, अब नगर और नए शिल्प की बात की जाती है। तो देखिए, जब नगर और नए शिल्प की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे भी हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। हमने क्या हुआ कि हड़प्पा के बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्रित की है। तो हड़प्पा के बारे में जब आपने जानकारी एकत्रित की, तो हमें यहाँ पर ये जानकारी मिलता है कि यहाँ के जो लोग थे वे संभवतः पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोना, चांदी, अन्य प्रकार के जो धातु थे, इन धातुओं से परिचित हो गए थे। फिर तांबे और कांसे से ये औजार, हथियार, गहने और बर्तन भी बनाया करते थे। सोने और चांदी के ये गहने और बर्तन दोनों बनाने में इसका इस्तेमाल करते थे। इसके साथ साथ यहाँ पर जो आकर्षक वस्तुएं हुआ करती थी, उसमें ये लोग मनके, बाट और फलक, इसका भी इस्तेमाल किया करते थे। तो यहाँ पर आप जब डायग्राम देखेंगे, तो इसमें आप यहाँ पर पाएंगे कि यहाँ पे 3 विशेष प्रकार के डायग्राम दिखाई दे रहे हैं आपको। तो देखिए, यहाँ पर कुछ बाट का इस्तेमाल किया जाता था, तो बाट के रूप में ये पत्थर का इस्तेमाल करते थे। तो ये जो पत्थर हुआ करता था, ये एक विशेष प्रकार से इसका संरचना बनाई जाती थी। इन्हें चर्ट पत्थर कहा जाता था। तो ये जो चर्ट पत्थर हुआ करता था, ये बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान होता था और ये कठोर हुआ करता था, ये बार बार टूटता नहीं था, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। फिर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि एक विशेष प्रकार से मनके हैं और बाट है और फलक है। तो यहाँ पर जो मनके हैं, इन मनकों का इस्तेमाल ये मोतियों को बनाने में करते थे और इसके लिए ये कार्निलियन पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था मनकों को बनाने में। और ये पत्थरों को काट कर तराश कर मनका बनाते थे और उसके बीच में छेद कर देते थे और छेद करने के बाद उसमें धागा डाल करके उसकी माला बना लिया करते थे। तो इस प्रकार से इन सारी चीज़ों का इनने मतलब बनाना सीख लिया। फिर इसके साथ साथ धारदार फलक भी इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ऐसा एक समय आया जब इन्होंने इंसानों की छायाकृति के साथ साथ इंसानों की मूर्तियाँ भी बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर एक मूर्ति है जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित और बहुत ज़्यादा फेमस मूर्ति बताई जाती है। ये मूर्ति जो है कि कढ़ाईदार वस्त्र के साथ साथ यहाँ पर एक व्यक्ति बनाया गया है। इस व्यक्ति को एक कढ़ाईदार वस्त्र पहनाया गया है और इसकी एक बहुत ही फिनिशिंग, एक शार्प तरीके से इसकी दाढ़ी बनाई गई है। तो ये जो दाढ़ी है, ये दाढ़ी बताता है कि उस समय के लोग भी बहुत शौकीन हुआ करते थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और इसके साथ साथ ये जो मूर्ति प्राप्त हुई है, ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। फिर यहाँ पर और भी जानकारी मिलता है कि यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, ये काले रंग के डिज़ाइन किए हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, जो कि लाल रंग के बर्तन हुआ करते थे, जिसको हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा भी है इसके बारे में।
फिर यहाँ पर ये जानकारी लिया जाता है, निकाला जाता है कि लगभग 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती शुरू हो गई थी। अब जब कपास की खेती शुरू हो गई थी तो मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष और चांदी के फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य जगहों से तांबे की वस्तुओं ये सारी प्राप्त हुई है। तो जब हमने उस पुरुष को आपने देखा कि कपड़े पहनाए गए हैं तो अनुमान ये लगाया जाता है यहाँ पर कि लोग अच्छे तरीके से परिचित हो गए थे कपड़ों से भी। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर पक्की मिट्टी और फेयांस से बनी हुई तकलियाँ और सूत कटाई के संकेत भी यहाँ पर मिलते हैं। तो जो ये फेयांस है ना, फेयांस के बारे में आपको मैं बताऊंगा आगे चल के कि फेयांस क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। फिर इसके साथ साथ यहाँ पे जो अधिकांश वस्तुएं थी उसका निर्माण विशेषज्ञों के द्वारा किया गया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। अब विशेषज्ञों के द्वारा कैसे किया गया होगा, तो देखा जैसे कि आपने मूर्ति देखा है, इस मूर्ति को कोई आम इंसान नहीं बना सकता। ये वही बना सकता है जिसको उस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा विशेषज्ञता हो, क्योंकि इसमें कपड़ों में बहुत ही फिनिशिंग की गई है, इसके शरीर पर, इसकी दाढ़ी में बहुत ही फिनिशिंग की गई है, एकदम बहुत ही अच्छे से इसके एजेस बनाए गए हैं। तो यह बिना किसी प्रशिक्षण के नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें पत्थरों को तराशना अच्छे तरीके से, मनकों को चमकाना है, फिर मुहरों पे अच्छी खासी पच्चीकारी करनी है। ये किसी विशेष प्रकार से प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी जानकारी लिया जाता है कि इन सब के बारे में हर एक व्यक्ति को विशेष यहाँ पर कह सकते विशेषज्ञता नहीं थी। ये अनुमान लगाया जाता है खासकर इन सभी चीज़ों को देख करके। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने फेयंस के बारे में बताया था आपको कि फेयंस क्या है। तो देखिए, जब हम फेयंस की बात करते हैं तो ये फेयंस जो अमूमन पत्थर होते हैं वे या तो शंख के होते हैं या फिर पत्थर के होते हैं, ये प्राकृतिक होते हैं। लेकिन जो फेयंस होता है ना, ये कृत्रिम रूप से मतलब आर्टिफिशियल तरीके से इसका निर्माण किया जाता है। इसमें बालू और स्फटिक पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। इन पत्थरों के बालू और स्फटिक पत्थरों का चूरा इसमें लिया जाता है और उस चूर्ण को गोंद से मिलाकर के वस्तु बनाई जाती है और फिर उस वस्तु पर इतनी मतलब एक परत चढ़ाई जाती है, चिकनी परत चढ़ाई जाती है ताकि उस पर फिनिशिंग आ जाए। और इस चिकनी परत को प्रायः नीले रंग से रंग दिया जाता है, जो कि समुद्री हरा रंग होता है। और इस तरीके से बनाए गए जो गहने होते हैं उसमें हम कह सकते हैं कि मनके होते हैं, चूड़ियाँ होती हैं, बालें होती हैं, छोटे छोटे बर्तन होते हैं। तो चूड़ियों से आप समझ सकते हैं कि चूड़ियों को जिस प्रकार से निर्माण किया जाता है वो फेयंस से ही किया जाता है। फिर यहाँ पर बात आती है कि कच्चे माल की खोज कैसे होती है। तो देखिए, कच्चे माल की खोज बेसिकली फर्स्ट ये प्राइमरी सेक्टर के रूप में हम जानते हैं इसे, कि कच्चा माल उन पदार्थों को कहा जाता है जो प्राकृतिक रूप से डायरेक्ट हमें मिल जाती हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है किसानों का और पशुपालकों का। जैसे कि लकड़ी और धातुएं होती हैं, उनसे अयस्क प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं और उस अयस्क से विशेष प्रकार के अलग अलग यहाँ पर धातु निकाले जाते हैं। इसके बाद इनमें से फिर कई तरह की ऐसी चीज़ें बनाई जाती है जो कि मिसाल दी जाती है कि ये इस चीज़ से प्राप्त हुआ है। जैसे कि किसानों द्वारा पैदा किया जाने वाला जो कपास है वो तो एक कच्चा माल होता है, लेकिन उस कपास से जो कपड़े बनाए जाते हैं वे बहुत ही कीमती हो जाते हैं। फिर इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसे तांबा, सोना, चांदी, इसके बाद बहुमूल्य पदार्थें हैं जो कि आयात की जाती थी हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय में भी। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमने बात करी है सोना, चांदी, कांसा, तांबा, ये सोना, चांदी, कांसा, तांबा किसी एक जगह से नहीं मिलता था। इसको भी कई जगह से एक्सपोर्ट कराया जाता था, वहाँ से मंगाया जाता था, आयात कराया जाता था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन डायग्राम में तो यहाँ पर जो है एक विशेष प्रकार की मोहर दिखाई गई है। ये जो मोहर है, इस मोहर में कुछ खिलौने भी दिखाए गए हैं। तो अनुमान ये लगाया जा सकता है कि सोच सकते हैं हम कि पहले के जो लोग थे वे इन सब चीज़ों से परिचित हो गए थे, तभी तो उन्होंने नाव बनाना शुरू कर दिया था, फिर इसके बाद हल बनाना शुरू कर दिया था, फिर इसके साथ साथ बैलगाड़ी भी बनाया इन्होंने। तो ये सारी चीज़ों के बारे में परिचित हो गए थे। तो अब जब परिचित हो गए थे तो यहाँ पर पहिए के बारे में भी ज़रूर समझ गए होंगे। तो देखिए, अब जब यहाँ पर आयात की बात आती है तो आयात कराने के लिए या तो खुद पैदल जाना पड़ेगा या फिर इन जो पहिया है, पहिए के जो उन्होंने चीज़ों को बनाया था, गाड़ी बनाई थी, उन गाड़ियों से वो जा सकते थे। तो तांबे का आयात किया जाता था उस समय। तो तांबे का आयात बेसिकली राजस्थान से कर लिया जाता था, ऐसी जानकारी मिलती है। फिर यहाँ पर जो पश्चिमी एशियाई है, उन पश्चिमी एशियाई में ओमान है
ओमान से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि तांबे का आयात वहाँ से भी किया जाता था। फिर यहाँ पर जो कांसा होता है, कांसे को बनाने के लिए तांबा और टिन का इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों के मिक्सचर को यहाँ पर मिला करके कांसा बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये अनुमान लगाया जाता है यहाँ पर कि जो ये धातुएं हैं, इन कांसा और तांबा, इन धातुओं और टीन, इन धातुओं का कांसा बनाने के लिए जो तांबा और टीन की ज़रूरत है, ये ईरान से और अफ़गानिस्तान से इसकी पूर्ति की जाती थी। ये ऐसा माना जाता है रिसर्च के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है। फिर सोने का आयात जो है वो बेसिकली आज का जो कर्नाटक है यहाँ से किया जाता था, ये भी इनके बारे में जानकारी मिलता है। फिर इसके साथ साथ जो अन्य बहुमूल्य पत्थर थे, उन पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से भी किया जाता रहा है। ये से ऐसे यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर नगरों में रहने के लिए भोजन की बात आ जाती है। तो देखिए, नगरों में जब हम रहेंगे तो भोजन की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो वहाँ के जो लोग थे, या तो वो नगर में रहते थे या फिर गांव में रहते थे। तो जब गांव वाले रहते थे वो क्या करते थे, अनाज का उत्पादन करते थे और उसे शहरों में भेजा करते थे। तो वे अनाज उगाते थे, जानवरों का पालन करते थे। जो किसान वर्ग और चरवाहा वर्ग था, वो शहरों में जो शासक वर्ग रहते थे या फिर जो लेखक वर्ग रहते थे या फिर जो दस्तकार रहते थे, इन सभी लोगों को ज़रूरत की सामान अनाज पहुंचाया करते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के जो लोग थे वे गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों ये सभी उगाया करते थे। ये सारे साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। फिर यहाँ पर जो ज़मीन है उसके जुताई के लिए हल का भी प्रयोग करते थे, इसकी भी जानकारी मिलती है। ये नई जानकारी मिलती है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि वे किस प्रकार के हल का उपयोग करते थे, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि लकड़ी के हल का इस्तेमाल करते थे तो वो लकड़ी के हल यहाँ पर नहीं मिले हैं, क्योंकि ये लकड़ियाँ लगभग नष्ट हो गई हैं। हाँ, लेकिन एक जानकारी यहाँ पर ये मिलती है कि यहाँ पर बच्चों के खिलौने ज़रूर मिले हैं जो कि हल के जैसा हुआ करते थे। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो लोग थे वे हल से परिचित थे। फिर क्षेत्र में बारिश कम हुआ करती थी। तो जब क्षेत्र में बारिश कम हुआ करती थी यहाँ पर, तो सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपना लिए थे, जैसे कि पानी का संचय किया जाता था, ज़रूरत पड़ने पर उस पानी से फसलों की सिंचाई की जाती थी। ये यहाँ पर साक्ष्य मिलता है। फिर हड़प्पा के जो लोग थे वो गाय, भैंस, भेड़, बकरी इन सभी जानवरों से परिचित थे अच्छे तरीके से, और इनका पालन भी करते थे वे। और बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। लेकिन सूखे जो महीनों में क्या होता था कि मवेशियों के झुंडों को वो चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया करते थे, इसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर यहाँ पर ये लोग सूखे फलों के रूप में जो आज का बेर होता है इसको भी इकट्ठा करते थे। फिर मछलियों के पालन करते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। तो बेर के बारे में यहाँ पर पता चलता है कि बहुत पुराने पुराने यहाँ पर उसके बीज भी मिले हैं। फिर एक सवाल ये भी आएगा कि बीज क्या उगे नहीं। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो इसके सामने ये मिलते हैं और रिसर्च किया जाता है तो पता चलता है कि ये सारी चीज़ें घटनाएं घटित हुई हैं। फिर मछलियों के यहाँ पर कहीं हड्डियाँ भी मिली हैं, हिरणों के भी यहाँ पर हड्डी मिली है। तो इन सभी चीज़ों का यहाँ से अनुमान लगाया गया है। फिर यहाँ पर आप अगर देखेंगे कि गुजरात में जो हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण करने के बाद बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो जो गुजरात का हिस्सा है, गुजरात के हिस्से में यहाँ पर कच्छ के इलाके में जो खादिर बेत के किनारे पर धोलावीरा नगर बसा हुआ है। तो आप जब यहाँ पर मैप में देखेंगे तो जो धोलावीरा नगर है ये एक तरीके से एक विशेष प्रकार से सिंधु सभ्यता से थोड़ा सा अलग रहा है। ये यहाँ पर तो सबसे बड़ी बात आती है कि यहाँ पर साफ़ पानी मिलता था और ज़मीन जो थी बहुत उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा के कई जो नगर थे वो दो भागों में विभाजित थे, हमने देखा एक ऊपरी हिस्सा और एक निचला हिस्सा। वहीं यहाँ पर धोलावीरा के जो नगर हैं वो 3 भागों में बांटा गया है। इसमें हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार बनाए गए थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी हुआ करता था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ पर मिले कुछ अवशेषों से में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों से खुदा हुआ पाया गया है। यहाँ पर इन अभिलेखों से ये जानकारी मिलता है कि लकड़ी से में इन्हें अच्छे खासे तरीके से जड़ा गया होगा और ये खास प्रकार से आमतौर पर जो हड़प्पा के जो लेख और मोहर जैसी छोटी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे दूसरी तरफ कि जो गुजरात की जो खंबात की खाड़ी है वहाँ पर मिलने वाली जो साबरमती नदी है उसकी एक उपनदी है। उसकी उपनदी के किनारे पर एक नगर बसा है जिसका नाम है यहाँ पर लोथल नगर।
ये लोथल नगर उस समय का माना जाता है एक बंदरगाह के रूप में। यहाँ पर कीमती पत्थरों को यहाँ पर लाया जाता था, यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों किया जाता था। ये पत्थरों में शंख, धातु, विशेष प्रकार के ये संग्रह का एक केंद्र बन चुका था यहाँ पर। फिर नगर में एक भंडार गृह भी पाया गया है यहाँ पर। इस भंडार गृह में कई मोहरे और मुद्रांकन और मुहरबंदी का इस्तेमाल किया जाता था। तो देखिए मुहरबंदी क्या होता है, तो गीली मिट्टी पर दबाने से बनी हुई छाप को यहाँ पर मुहरबंदी कहा जाता था। और ये जो आप यहाँ पर तालाब देख रहे हैं, ये लोथल का बंदरगाह का एक दृश्य है, जहाँ पर समुद्र के किनारे से यहाँ पर नावों को रुकने और यहाँ से सामान चढ़ाने उतारने का यहाँ पर काम किया जाता था, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। फिर यहाँ पर अध बने कुछ मनके प्राप्त हुए हैं, कुछ यहाँ पर पत्थर के टुकड़े प्राप्त हुए हैं, कुछ यहाँ पर ऐसी इमारतें बनी हुई है, अधपकी, अधजली, ऐसी कुछ इमारतें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। फिर हम बात करते हैं मुद्रा, या फिर एक शब्द यूज किया था हमने मुद्रांकन या फिर मुहरबंदी। तो देखिए यहाँ पर जब हम इनकी बात करते हैं तो मोहरों का उपयोग प्रायः सामान से भरे हुए उन डब्बों या थैलियों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह के लिए भेजा जाता था, और उस पर एक विशेष प्रकार की मोहर लगा दी जाती थी और उस पर गीली मिट्टी पोत दी जाती थी। और उस मिट्टी से, उस मोहर से ये माना जाता था कि इस सामान को अच्छे तरीके से जांच कर लिया गया है और ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। जब सामने वाले के पास जब ये पहुंचता था, अगर यह सील और मोहर अगर बिना खुली हुई पाई जाती है तो माना जाता था कि उनका सामान सुरक्षित है, और यदि वो सील खुली हुई पाई जाती थी तो माना जाता था कि उनके सामान के साथ छेड़छाड़ किया गया है, जैसा कि हम आज करते हैं। आज अगर आप कोई पार्सल ऑर्डर करते हैं और वह पार्सल आपके पास बिना खुला हुआ आता है तो आप मान के चलते हैं कि यह सामान आपके पास सुरक्षित है, लेकिन अगर बीच में किसी ने उसमें सील तोड़ दिया है तो आप मानते हैं ना कि वो सामान के साथ छेड़छाड़ किया गया। तो सेम इसी प्रकार की प्रक्रियाएं पहले भी की जाती थी। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये जो सभ्यता थी इतनी सारी, इतनी अच्छी तरीके से डेवलप हुई है, लेकिन ये नष्ट कैसे हो गई है। तो देखिए आप यहाँ पर एक टाइमलाइन देखिए। अब जब आप ये टाइमलाइन देख रहे होंगे तो यहाँ पर 3 टाइमलाइन को दिखाया गया है। एक है 4700 वर्ष पहले का टाइम, मतलब उस समय का टाइमलाइन जब यहाँ पर सिंधु सभ्यता यहाँ पर फ्लॉरिश हुई है। फिर यहाँ पर दूसरा टाइमलाइन है 3900 वर्ष पहले, मतलब 3900 वर्ष पहले, यहाँ पर जब यहाँ पर ये जो यहाँ पर एक धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा इनके वातावरण में, बहुत सारी चीज़ों में। फिर एक नया टाइमलाइन दिखाया गया है 2500 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर तीनों टाइमलाइन को हम समझते हैं। तो देखिए लगभग यहाँ पर 3900 वर्ष पहले क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। यहाँ पर जो बदलाव था ये अमूमन अन्य जगहों के बदलावों से बहुत ज़्यादा भिन्न था। अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ना शुरू कर दिया, लेखन, मुहर और बाट इन सभी का प्रयोग करना छोड़ दिया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदाड़ो में जो सड़कें थी वे, वहाँ पर उन सड़कों पर जो पहले अच्छे तरीके से पानी का निकास हुआ करता था, एक बहुत बड़ा कचरा का ढेर वहाँ पर जमा होने लग गया। फिर जल निकास की जो प्रणाली थी वो नष्ट हो गई क्योंकि कचरा जमा हो गया नालियों में। और फिर जो नगरे थे और सड़क थे वे यहाँ पर झुग्गी नुमा यहाँ पर घर बनाने लग गए। मतलब इनने पूरी सभ्यता को ही, जो पहले व्यवस्थित हुआ करता था, उसको नष्ट कर दिया यहाँ के लोगों ने ही, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं चला। फिर कुछ विद्वानों ने कुछ अपने रिसर्च किए, उस रिसर्च के माध्यम से बताया कि शायद नदियाँ सूख गई होंगी, पानी की कमी आ गई होगी। फिर कुछ अन्य का कहना है कि शायद जंगलों का विनाश हो गया होगा, इस वजह से लोगों ने यहाँ से जाना शुरू कर दिया। फिर कईयों का कहना है कि इन्होंने ईंट बनाना शुरू किया, ईंट बनाने के लिए इन्होंने जंगलों को काटा क्योंकि ईंटों को पकाना था। फिर कईयों का ये भी कहना रहा कि इतने सारे इन्होंने मवेशियों को पालना शुरू कर दिया कि शायद मवेशियों के पालने से उनके जो जंगल थे वे नष्ट हो गए होंगे। ये ऐसे ऐसे अनुमान लगाए गए हैं इन दो लोगों के द्वारा। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी लगाया गया है कि इन जानवरों के पेड़ पौधों के पत्तों को खाने से बहुत मैदान यहाँ पर नष्ट हो गए, घास के मैदान, और यहाँ पर बाढ़ आ गई, और बाढ़ आने से ये सारे नगर नष्ट हो गए। और ऐसा भी माना जाता है, कुछ का ये कहना है कि बाढ़ आई, नदियाँ सूखी और इसके भी कई इलाकों पर असर हुआ। तो ये सारे अनुमान इन सभी चीज़ों से लगाए जाते हैं। फिर ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण यहाँ से समाप्त हो गया था, इसलिए लोग यहाँ पर बहुत सारे स्वतंत्र हो गए, ऐसा भी यहाँ पर अनुमान लगाया जाता है। फिर जो भी हुआ परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है, ये तो स्पष्ट हो गया यहाँ पर, क्योंकि आधुनिक पाकिस्तान, सिंध और पंजाब की जो बस्तियाँ थी वे लगभग उजड़ गई थी
और इसके साथ साथ कई पूर्वी और दक्षिणी इलाके ऐसे थे जहाँ पर छोटी छोटी बस्तियाँ थी, उन बस्तियों में जाकर के लोग बस गए थे। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि मैंने आपको बताया ना कि लगभग 3900 वर्षों के बाद यहाँ से 39 ईयर 3900 वर्षों के अंतर के बाद यहाँ पर 1400 वर्षों का अंतर आता है। फिर 1400 वर्षों के अंतर के बाद यहाँ पर एक नई सभ्यता जन्मी जिसे हम ऋग्वैदिक सभ्यता कहते हैं, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे चैप्टर 6 एंड 9 में बहुत अच्छे से डिटेल में इसी टेक्स्ट बुक में हम पढ़ेंगे। तो ये सारी जानकारी थी दोस्तों जो मैंने आप लोगों को उपलब्ध कराने की कोशिश करी है। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जिसको हम बात करते हैं। तो देखिए, जब हम इस एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे एक मैप, पूरे विश्व का मैप। इसमें आप मिस्र को ढूंढिए। मिस्र मतलब आज हम इसे इजिप्ट के नाम से जानते हैं। तो जब आप इसे ढूंढेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एक नील नदी दिखाई देगी। तो जब ये नील नदी की हम बात करते हैं तो नील नदी का जो हिस्सा है यहाँ पर कुछ हद तक हरियाली यहाँ पर है और अच्छा खासा यहाँ पर डेवलप है वेजिटेशंस। लेकिन इस नदी को छोड़ करके मिस्र का जो अधिकांश हिस्सा है ना, वो रेगिस्तान का है। क्या है? वो रेगिस्तान है पूरा का पूरा। और यहाँ पर लगभग 5000 साल पहले यहाँ पर लोग निवास करते थे, जिसे हम मेसोपोटामिया भी कहते हैं। तो यहाँ के राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी, हीरे जवाहरात, इन सभी को दूर दूर से मंगवाते थे अपनी सेना से और बहुत ही ऐशो आराम के साथ रहते थे। फिर यहाँ पर इनके बड़े बड़े मकबरे भी प्राप्त हुए हैं जिसे हम पिरामिड कहते हैं, जो कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे फिर से। तो ये जो पिरामिड थे ना, इनकी भी एक विशेष कहानियाँ प्रचलित है इस क्षेत्र में और शोध भी किया गया है। तो यहाँ पर इन पिरामिड में क्या होता था कि जो राजा महाराजा वहाँ के मर जाते थे, उनको इन पिरामिड में दफना दिया जाया करता था। इन दफना दिए जाने के बाद इन शवों को यहाँ पर ममी कहा जाता था। इन शवों के साथ कई चीज़ें भी दफनाई दी जाती थी, जैसे कि खाद्य सामान, पेय पदार्थ, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर। ये हमने हमारे क्षेत्र में भी देखा है कि वहाँ पर कब्र खोद करके दफना दिया जाता था। तो यहाँ पर एक पिरामिड बना दिया करते थे और इनमें ये दफना देते थे। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर और भी जानकारी निकाली गई है शोध में खोद करके कि यहाँ पर एक व्यक्ति के साथ कई व्यक्तियों के भी यहाँ पर डेड बॉडी के मतलब हड्डियाँ प्राप्त हुई है। तो उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि शायद उनके जो सेवक हुआ करते थे, उन सेवकों को भी दफना दिया जाता था उनके साथ में, जिंदा मरा जो भी है। अब उनका ये मानना था फिर इसके माध्यम से कि उन सबों को दफनाने की जो परंपरा थी विश्व में सबसे ज़्यादा ऐसा माना जाता है कि इनको दफनाने में, फिर उसके बाद पिरामिड बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता था। और सेवकों को दफनाने के पीछे ये तथ्य माना जाता है कि शायद वे ऐसा मानते थे कि ये सेवक वो व्यक्ति जहाँ पर जाएगा, जिस लोक में जाएगा, उस लोक में वे सेवक उसके साथ में रह करके उसकी मदद करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता रहा है। तो ये थी जो कि मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी है, इस पूरे चैप्टर में आपको समझाया है मैंने। अब यहाँ पर आपको कुछ कल्पना करनी है, इमेजिन करनी है। तो कल्पना क्या करनी है आपको कि देखो भैया, बात यह है कुल मिलाकर के कि तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदाड़ो की यात्रा कर रहे हो। मतलब तुम लोथल में रहते हो और मोहनजोदाड़ो की यात्रा कर रहे हो। अब तुम ये बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे। तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ साथ क्या क्या लेके जाएंगे और मोहनजोदाड़ो से तुम क्या क्या देखोगे मोहनजोदाड़ो में, ये आप कल्पना करिए और बताने की कोशिश करिए। अब यहाँ पर हम अब इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं और फिर इसके बाद एक छोटा सा एक्सरसाइज भी करेंगे। तो देखिए, हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। तो हमने इसमें नगर के बारे में समझा, नगर दुर्ग के बारे में समझा, शासक क्या होते हैं समझा, लिपिक क्या होता है, मोहर क्या होती हैं, शिल्पकार क्या होते हैं ये जाना हमने, धातु के बारे में जाना हमने, कांसा, तांबा, टीन, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की, कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं ये। फिर यहाँ पर विशेषज्ञ कौन होते हैं, एक्सपर्टीज़ जिसे हम कहते हैं, कच्चा माल क्या होता है, हल, सिंचाई, इन सब के बारे में हमने अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली है इस पूरे चैप्टर में। फिर इसके साथ साथ कुछ यहाँ पर तिथियाँ थी, उनके बारे में भी जानकारी देखा हमने, जैसे कि मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई थी, ये हमने जानना शुरू किया। फिर हमने ये इसके जो पहले वाला चैप्टर था उसमें देखा था कि जो मेहरगढ़ है वो लगभग वहाँ पे बस्ती बन गई थी 8000 वर्ष पूर्व। फिर यहाँ पर हमने ये देखा कि नगरों का जो आरंभ है लगभग वो 4700 वर्ष पूर्व हुआ था, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। फिर यहाँ पर हड़प्पा के नगरों का अंत की शुरुआत जो है वो हम 3900 वर्ष
का जो समय काल है वहाँ मानते हैं। फिर अन्य नगरों का विकास हम मानते हैं 1500 वर्ष पहले, मतलब 3900 वर्ष से 1500 के बीच में 1400 साल का गैप आता है। फिर इसके बाद नए नगर बनने लग जाते हैं, ऐसा हमने यहाँ पर अनुमान लगाया है शोध के माध्यम से। तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रश्न हैं जिसके आप जवाब दीजिए। ये एक्सरसाइज है। क्या है यहाँ पर कि पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग किया गया होगा या उपयोग होता था, ये कैसे पता चला? मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप इसके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। फिर यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है कि तांबा कहाँ मिलता है। चलिए आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इसका आंसर। तांबा कहाँ पे मिला है हमें, ये मतलब तांबे का हम कहाँ से एक्सपोर्ट कराते थे, आयात कराते थे, ये बताइए। तो ये हम कराते थे कहाँ से? राजस्थान से। फिर सोना कहाँ से कराते थे हम एक्सपोर्ट? तो हम इसे कर्नाटक से कराते थे। फिर टिन कहाँ से कराते थे? तो टिन हम अफ़गानिस्तान से कराते थे। फिर बहुमूल्य पत्थर कहाँ से कराते थे? तो बहुमूल्य पत्थर का जो एक्सपोर्ट है हम वो कराते थे गुजरात से। तो इस प्रकार से ये सारी जो चैप्टर्स है दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए कंक्लूड कर दिया है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो सीरीज़ है बहुत ही अच्छे से इंटरेस्टिंग मज़ेदार लग रही होंगी। अन्य कोई प्रकार के आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर दीजिए, तभी तो हम और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। चलिए फिर से मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।